नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हमने लास्ट वीडियो में उभरती हुई साम्राज्यवादी ताकत चीन की विदेश नीति के मुख्य बिंदुओं के बारे में जाना। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। चीन में माओ की मृत्यु के पश्चात 1970 के दशक के अंत तक पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो चुकी थी। पुनर्स्थापना की इस प्रक्रिया को देंग स्वाओपेंग ने तथाकथित बाजार समाजवाद के जरिए औपचारिक स्वरूप प्रदान किया। बहुत सारे विशिष्ट प्रक्रिया और कदमों से चीनी विशिष्टता वाले पूंजीवाद का विकास हुआ, जिसके चलते 1980 से लेकर 2014 तक चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अभूतपूर्व तेजी से बढ़ी। विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखें तो चीन की अर्थव्यवस्था इस समय नॉमिनल जीडीपी के अनुसार अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका नॉमिनल जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है, जो कि विश्व की तीसरी व चौथी अर्थव्यवस्थाओं जापान व जर्मनी के जीडीपी के योग से भी अधिक है। चूँकि दुनिया के तमाम देशों में जीवन स्तर और मुद्राओं का मूल्य अलग होता है, इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था में किसी देश की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उस देश के जीडीपी के अतिरिक्त उसकी मुद्रा के मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। परचेजिंग पावर पैरिटी ऐसा ही एक मापदंड है जिसके अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 1990 में विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी, जो कि 2014 में बढ़कर 13% हो गई। समाजवादी अतीत की वजह से 1970 के दशक के अंत में चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना होने के बावजूद 1990 तक चीन की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का ही दबदबा था। लेकिन 1990 के दशक से निजीकरण की प्रक्रिया के जोर पकड़ने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्रमशः कम से कम होती चली गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भी निजी कंपनियों जैसा ही तानाशाही प्रबंधन काम करता है। आज हालात ये हैं कि चीन का अधिकांश उत्पादन निजी क्षेत्र में होता है। हालांकि अब भी सार्वजनिक उपक्रम चीन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक कंपनियां भी निजी कंपनियों की ही तरह मुनाफे के आधार पर काम करती है और उनको होने वाला मुनाफा सरकार को न जाकर सार्वजनिक कंपनियों के लिए विशेष रूप से निर्मित फंड में जाता है। इस प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी विकास के साथ ही सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में इजारेदारी का विकास हुआ। इस प्रकार चीन में एक विशिष्ट प्रकार का राज्य एकाधिकार पूंजीवाद का निर्माण हुआ। पूंजी का निर्यात और आर्थिक साम्राज्यवाद। पूंजी के निर्यात के मामले में भी चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त विकास किया, जो उसके उभरते हुए साम्राज्यवादी शक्ति का संकेत है। चीन का पूंजी निर्यात उत्पादक निवेश, कारखानों, सड़कों, बंदरगाहों आदि के निर्माण के लिए और वित्तीय पूंजी, बॉन्ड और कर्ज दोनों ही रूपों में हो रहा है। पिछले 3 दशकों में उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते पूंजी संचय के फलस्वरूप चीन में वित्तीय पूंजी का एक विशाल भंडार इकट्ठा हुआ। साम्राज्यवादी मुल्कों में वित्तीय पूंजी लगाने के अतिरिक्त चीन अपने देश में मेहनतकशों के शोषण से संचित अपार पूंजी का लाभ उठाते हुए विकासशील या अल्प विकसित देशों में भी विकास कर्ज के रूप में वित्तीय पूंजी का निर्यात कर रहा है। तीसरी दुनिया के देशों को कर्ज देने के मामले में चीन विश्व बैंक को भी पीछे छोड़ चुका है। 16 जनवरी 2016 को चीन के नेतृत्व में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की शुरुआत हुई, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका विशेष मैंडेट
एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। $100 बिलियन के पैडअप कैपिटल वाले इस बैंक में $50 बिलियन का योगदान अकेले चीन ने किया। यह बैंक शुरुआती 5 से 6 वर्षों में प्रति वर्ष 10 से 15 बिलियन डॉलर का कर्ज देगा। AIIB की शुरुआत के अतिरिक्त चीन ने पिछले वर्ष यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के 67वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। जहां AIIB एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं EBRD मुख्य तौर पर पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देशों द्वारा निर्मित ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना में भी चीन की अग्रणी भूमिका रही। चीन पहले ही तीसरी दुनिया के देशों को ऋण देने के मामले में पश्चिमी साम्राज्यवादियों को पीछे छोड़ चुका है। चीनी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर से अमूमन अधिक होती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका ने चीन से अरबों डॉलर का ऋण लिया। श्रीलंका का कुल राष्ट्रीय ऋण 64.9 बिलियन डॉलर है, जिसमें चीन से लिए गए ऋण का हिस्सा 8 बिलियन डॉलर है, जो बेहद उच्च ब्याज दर से लिया गया ऋण है। उदाहरण के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण के लिए वहां की सरकार ने चीन से 6.3% की ब्याज दर पर $301 मिलियन का ऋण लिया, जबकि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा 0.25 से 3% की ब्याज दर पर ऋण दिए जाते हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से श्रीलंका की सरकार चीन से लिए गए ऋण का भुगतान नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से श्रीलंका की सरकार ने इस ऋण को इक्विटी में बदलने का फैसला किया। इसकी परिणति उस परियोजना में चीन के मालिकाने के रूप में भी हो सकती है। यही नहीं, श्रीलंका की सरकार ने चीन की कंपनियों को हम्बनटोटा बंदरगाह के कुल शेयर का 80% और समूचे बंदरगाह को 99 साल के पट्टे पर भी देने का फैसला किया। इसी प्रकार चीन की कंपनियों को श्रीलंका के मटला हवाई अड्डे के परिचालन और प्रबंधन का पूरा नियंत्रण दे दिया है। 2007 में शुरू हुई मौजूदा विश्वव्यापी महामंदी के पहले से ही चीन ने गो ग्लोबल, दुनिया की ओर जाओ नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को सस्ते मालों के निर्यात वाली अर्थव्यवस्था से पूंजी निर्यात वाली अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ना शुरू कर दिया था। महामंदी के बाद से इस दिशा में वह अभूतपूर्व तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज चीन पश्चिमी विकसित मुल्कों से लेकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों सहित दुनिया के कोने कोने में अपनी पूंजी लगा रहा है। चीन की कंपनियां बड़े पैमाने पर अमेरिका की कई कंपनियों में निवेश कर रही है और तमाम कंपनियों को खरीद भी रही है, जिससे अमेरिकी पूंजीपति सकते में आ गए। ऑस्ट्रेलिया में चीन ने खनन, तेल, गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में बड़े पैमाने पर निवेश किया और हाल के वर्षों में उसने खाद्य, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, नवीनीकरण ऊर्जा, हाईटेक और वित्तीय सेवाओं में भी निवेश करना शुरू किया। इसी तरह से कनाडा में भी चीन तेल, गैस व खनन में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ब्राज़ील में चीन का निवेश मुख्य रूप से ऊर्जा और धातु उद्योग में हो रहा है और लैटिन अमेरिका के अन्य मुल्कों जैसे पेरू, अर्जेंटीना, इक्वाडोर आदि में चीन ऊर्जा और अवसंरचनात्मक क्षेत्र में पूंजी लगा रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क वियतनाम में चीन लकड़ी, रबर, खाद्य फसलों और खनिज संपदा के दोहन में बेतहाशा निवेश कर रहा है और वहां से मालों को ढोकर चीन लाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़कों व रेल मार्ग के विकास में निवेश कर रहा है। इसी तरह चीन हिंद चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के मुल्कों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है।
दक्षिण एशिया में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में चीन पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित है। अफ्रीका में चीनी पूंजी निवेश पर विशेष जोर दिया गया। गौरतलब है कि माओ कालीन चीन अफ्रीकी मुल्कों में बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर खनन आदि में निवेश करके मित्रतापूर्ण मदद करता रहा, लेकिन आज का चीन इस पुरानी दोस्ती का इस्तेमाल अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करके अपनी अर्थव्यवस्था को सरपट रफ्तार से दौड़ाने के लिए जरूरी तेल और खनिज संपदा की लूट के लिए कर रहा है। अंगोला चीन के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है और चीन का पूंजी निवेश नाइजीरिया, जाम्बिया, घाना, लाइबेरिया, रवांडा, सूडान जैसे अफ्रीकी मुल्कों में सबसे ज़्यादा है। इस तरह से चीन एक उभरती हुई साम्राज्यवादी ताकत है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।